हाय गाइस, सभी लोगों को राम राम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, जब आप कमेंट कर रहे होंगे तो आप उसको स्लाइड करते ही आपके सामने आएगा हाइप का ऑप्शन। वीडियो को हाइप करिए। आप एक हफ्ते में हर वीडियो को या किसी भी वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा वीडियो को हाइप करेंगे उतना ही मौका हमारे पास होगा कि हमारा चैनल तेजी से ग्रो करे। तो अब चलते हैं वीडियो पर। मैं समझ गया कि ब्योमकेश नहीं चाहता कि आशु बाबू के निजी जीवन की ये घटनाएं आशु बाबू को सुरक्षा प्रदान करने के उसके प्रयासों में आड़े आए। मैं भी जानता था कि मानवीय दिमाग पर ऐसी परिस्थितियों में कई बार बड़ा अलग तरह का असर पड़ता है और वो अनजाने में ही अपने केंद्र बिंदु से भटक जाता है। इसीलिए मैंने भी विषय बदलते हुए कहा, क्या तुम्हें घड़ी की जांच करके कुछ मिला? ब्योमकेश चलते चलते मेरे सामने रुक गया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, घड़ी को जांचने के बाद मुझे 3 जानकारियां मिली हैं। पहली, ग्रामोफोन पिन साधारण एडिसन ब्रांड का है। दूसरी, उसका भार ठीक 2 ग्राम है। और तीसरी, ये घड़ी अब ठीक नहीं हो सकती। उसकी मरम्मत तो मुमकिन ही नहीं है। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें कोई उपयोगी जानकारी हाथ नहीं लगी। ब्योमकेश ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि इससे मुझे यह पता चला कि जिस समय यह पिन मृतक के दिल में दागा गया, उस समय मृतक और हत्यारे की दूरी 7-8 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती। एक ग्रामोफोन पिन इतना हल्का होता है कि इससे ज्यादा दूर तक उसे दागा जाए तो वो अपने निशाने पर लग ही नहीं सकता। और तुम जानते ही हो कि हत्यारे का निशाना अभी तक कितना अचूक रहा है। हर बार हथियार ने अपना काम बखूबी किया है। हैरत की बात है, हत्यारे ने इतने नजदीक आकर हत्या की है, फिर भी गायब हो गया, पकड़ा नहीं गया। यही तो सबसे बड़ी पहेली है दोस्त। जरा सोचो, हत्या के बाद भी वो इंसान भीड़ में खड़ा होगा। हो सकता है कि मृतक की लाश को हटाने में मदद भी की हो उसने, फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। कितनी सफाई से उसने अपने काम को छुपाए रखा। मान लो कि हत्यारे की पॉकेट में अगर कोई ऐसा यंत्र हो जो ग्रामोफोन पिन को दाग सकता हो। जैसे ही वो अपने शिकार के सामने आए, उसकी पॉकेट के अंदर से वो अपना यंत्र को चला दे और वो अपने हाथ को अपनी जेब में ही रखे। किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग तो चलते समय अपने हाथ जेब में रखते ही हैं। क्या कहते हो ब्योमकेश? अगर ऐसा होता तो वो अपना काम फुटपाथ पर भी तो कर सकता था। वो अपने शिकार को सड़क पार करने के लिए क्यों रुकेगा? और हां, मैं किसी ऐसे यंत्र के बारे में नहीं जानता जो बिना कोई आवाज किए त्वचा और मांसपेशियों को चीरकर सीधे दिल पर आघात कर दे। क्या तुमने ये सोचा कि इस तरह के यंत्र को इस्तेमाल करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? मैं चुपचाप सुनता रहा। ब्योमकेश बहुत देर तक अपनी कोहनियों को घुटनों पर रखे, मुंह हाथों में लिए गहन चिंतन में डूबा रहा। आखिर में बोला, मुझे लग रहा है कि इसका हल बड़ा ही साधारण है, जो मेरे पास ही है, बस दिखाई नहीं दे रहा। जितनी मैं कोशिश कर रहा हूं उतना ही हाथों से फिसलता जा रहा है। उस रात उस हत्या के विषय पर और चर्चा नहीं हुई। जब तक ब्योमकेश सोया नहीं था, तब तक वो विचारों में उलझा ही रहा। ये जानकर कि रहस्य का हल उसके हाथों के नजदीक पहुंच गया है, जो बार बार उसके हाथों से फिसला जा रहा है, मैंने भी उसके विचारों में ज्यादा व्यवधान पहुंचाना जरूरी नहीं समझा। दूसरे दिन सुबह भी उसका चेहरा परेशान दिखाई दिया। वो जल्दी ही उठ गया और एक कप चाय पीकर चला गया। 3 घंटे बाद जब वो आया तो मैंने पूछा कि कहाँ गया था।
जूते के फीते खोलते हुए ब्योमकेश ने बड़ी व्यस्तता से उत्तर दिया, वकील के पास। मैंने देखा कि वो अब भी विचारों में डूबा हुआ है, तो कोई और बात नहीं की। दोपहर भर वो कमरा बंद करके अपने काम में लगा रहा। एक बार मैंने फोन पर उसे बात करते भी सुना। लगभग 4:30 बजे उसने दरवाजा खोला और झांक कर चिल्लाया, अरे भाई, कल की बात क्या भूल गए? शरीर में कांटे का रहस्य ढूंढने का समय हो रहा है। हाँ, ये बात मेरे दिमाग से एकदम निकल गई थी। ब्योमकेश ने हंसते हुए कहा, तो आ जाओ भाई, तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूं। हम लोग ऐसे ही तो नहीं जा सकते। मैंने उसके कमरे में घुसते हुए पूछा, क्यों? हम ऐसे क्यों नहीं जा सकते? और ड्रेसिंग ड्रेसिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? ब्योमकेश ने एक लकड़ी की अलमारी खोलकर टिन का बॉक्स निकाला, जिसमें से उसने क्रेप का टुकड़ा, छोटी कैंची, गोंद वगैरह कुछ चीजें निकालकर बाहर रख दी और मेरे गाल पर स्पिरिट और गोंद लगाते हुए बोला, लोगों में यह कोई अनजानी बात नहीं है कि अजित बंदोपाध्याय ब्योमकेश बख्शी यानी मेरे परम मित्र हैं। इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। आ जाओ। लगभग 1.25 घंटे तक ब्योमकेश काम करता रहा। जब उसने अपना काम कर लिया तो मैंने शीशे में जाकर देखा तो चौंक कर मेरे मुंह से निकल गया, और ही बाबा, अजित ने मूंछ या फ्रेंच कट दाढ़ी तो कभी नहीं रखी। जो इंसान शीशे में दिखाई दे रहा था उसकी उम्र मुझसे करीब 10 साल ज्यादा रही होगी। गालों पर कुछ झाइयां और रंग भी दबा हुआ था। मैंने थोड़ा चिंतित भाव में पूछा, अगर पुलिस ने हमें धर लिया तो? डरो नहीं, काबिल से काबिल पुलिस वाला भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो नीचे सड़क पर जाओ और अपनी जान पहचान के किसी भी इंसान से पूछो कि अजित बाबू कहां रहते हैं। मेरे अंदर का आतंक और भी बढ़ गया। मैंने कहा, अरे नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूं वैसे ही जाऊंगा। जब मैं चलने के लिए तैयार हो गया तो ब्योमकेश बोला, तुम्हें मालूम भी है तुम्हें करना क्या है? हाँ, बस लौटते वक्त जरा सावधान रहना। हो सकता है तुम्हारा पीछा किया जाए। क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो तो सकता है। किसी भी आशंका या संभावना को नकारा नहीं जा सकता। मैं घर पर ही हूं। कोशिश करना कि काम पूरा करके जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ। घर से बाहर निकलते वक्त पहले तो मैं घबराता रहा, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे बदले हुए भेष से कोई भी आकर्षित नहीं हो रहा है तो मैं सहज हो गया और मेरा आत्मविश्वास भी लौट आया। सड़क के कोने में पान की दुकान से मैं अक्सर पान खाता हूं। वो पान वाला पश्चिम का है और मुझे देखकर हमेशा अभिवादन करके पान बना ही देता है। मैंने उसकी दुकान पर जाकर पान मांगा। उसने पान बनाकर मुझे दिया। मेरे पैसे देने पर उसने एक सरसरी निगाह से मुझे देखा और पैसे ले लिए। 5 बज गए थे और ज्यादा समय अब बचा नहीं था। मैं ट्राम पकड़कर एस्प्लेनेड में उतरा और निर्धारित जगह की ओर बढ़ने लगा। यद्यपि ये कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं थी और न ही मेरे मन में कोई रोमानी सपने थे, फिर भी एक प्रकार की उत्तेजना या उत्सुकता का एहसास तो था ही। लेकिन यह उत्तेजना जल्द ही विलुप्त हो गई। भीड़ के रेले में खंबे की तरह एक ही जगह पर जमे रहना कोई मामूली काम नहीं था। अब तक ना जाने कितने लोगों की कोहनी और घुटने मुझसे टकरा चुके थे और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। लैंप पोस्ट पर टिककर यूं ही खड़े रहने पर एक डर भी पैदा हो गया था, क्योंकि सड़क के उस पार क्रॉसिंग पर खड़ा सार्जेंट मुझे कई बार घूर चुका था। अगर वो मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसकी नजरों से बचने के लिए मैंने सामने व्हाइट वे लैड लॉज के सामने सजावटी शोरूम पर अपनी नजर गड़ा दी, जैसे कि मैं उसमें रखी सुंदर चीजों को निहार रहा हूं। मैंने सोचा कि पॉकेट मार समझकर पकड़ा जाऊं, इससे तो बेहतर है
कि शहर देखने आया एक मूर्ख और गंवार बनकर ही खड़ा रहूं। मैंने अपनी घड़ी देखी। 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। मुझे लग रहा था कि 10 मिनट बाद मैं इस झंझट से परे हो जाऊंगा। मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। मैं खंबे से टिककर खड़ा जरूर था, लेकिन बार बार कुर्ते की जेब टटोल रहा था। मेरी जेब अभी तक खाली थी। आखिरकार 6 बजे और मैंने धीरे से लैंप पोस्ट से अपना कंधा हटाया। एक बार और जेब टटोली, मगर निराशा ही मेरे हाथ लगी। निराशा के साथ साथ मन में खुशी भी हुई। आखिरकार मुझे एक उदाहरण मिला था जिसके आधार पर मैं ब्योमकेश को चिढ़ा सकता था कि उसके सारे अंदाजे हमेशा सही नहीं होते। मन ही मन खुश होते हुए मैंने एस्प्लेनेड डिपो की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि फोटो चाहिए बाबू। इन शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैंने मुड़कर देखा। लुंगी पहने एक मुस्लिम नौजवान हाथ में लिफाफा लिए मेरी ओर आ रहा था। दुविधा में मैंने हाथ में लिफाफा ले लिया और लेने के बाद जैसे ही उसमें से अश्लील फोटो निकलकर जमीन में बिखरी, मैं घबरा गया। मैं जानता था कि कलकत्ता की सड़कों पर यह धंधा चलता है। मैंने अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हुए घृणा से इनकार कर दिया, लेकिन वो लड़का इससे पहले ही गायब हो गया। मैंने दाएं बाएं चारों ओर देखा, पर वो लुंगी वाला लड़का कहीं भी दिखाई नहीं दिया। मैं हैरान खड़ा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक एक दबी हुई स्थिर आवाज ने मेरे विचारों को भंग कर दिया। मेरे बगल में एक उम्र वाला अंग्रेज व्यक्ति खड़ा था और मुझे न देखकर वो सामने की ओर देख रहा था और शुद्ध बांग्ला में एक जानी पहचानी आवाज में बोल रहा था, मैं देख रहा हूं तुम्हें पत्र मिल गया है, इसीलिए अब घर जाओ। सीधे नहीं बल्कि घूम कर जाना। ट्राम से पहले बऊ बाजार जाओ, वहां उतरकर हावड़ा क्रॉसिंग तक बस लो और फिर टैक्सी से घर। इतने में हमारे सामने सर्कुलर रोड जाने वाली ट्राम आकर रुकी। वो आदमी उछलकर उसमें चढ़ गया। आधे कलकत्ता का चक्कर लगाकर जब मैं थकाहारा घर पहुंचा तो देखा कि ब्योमकेश आराम कुर्सी पर पैर फैलाए चुरुट पी रहा था। मैंने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, तो साहब कब लौटे आप? ब्योमकेश ने धुआं उड़ाते हुए कहा, करीब 20 मिनट हुए हैं। और तुमने मेरा पीछा क्यों किया? इसलिए कि मैं कुछ ही मिनटों के लिए चूक गया था। जब तुम लैंप पोस्ट पर कंधा टिकाकर खड़े थे उस समय मैं लैडला के अंदर रेशमी मोजे देख रहा था और कांच की पारदर्शी दीवारों से तुम पर नजर रखे हुए था। उस समय शरीर में कांटे का सरगना तुम्हें देखकर हिम्मत बंधा रहा था। उसका भी कारण था, क्योंकि तुम हड़बड़ी में बार बार पॉकेट में हाथ डाल रहे थे, इसीलिए वो रुककर चांस ले रहा था। मुझे स्टोर से बाहर आने में कुछ ही मिनट लगे होंगे, लेकिन तब तक तुम वहां से हट गए थे और चिट्ठी पहुंचाने वाले को तुम्हें लिफाफा देने का पर्याप्त समय मिल गया। जब तुम कुछ दूरी पर मुझे मिले तो तुम हाथ में लिफाफा लिए भौचक खड़े हुए थे। तुम्हें वो लिफाफा मिला कैसे? हाँ? जब मैंने लिफाफा पाने का वृत्तांत सुनाया तो ब्योमकेश ने पूछा, तुमने ठीक से उस आदमी को देखा? क्या तुम उसका चेहरा याद कर सकते हो? मैंने कुछ देर सोचकर कहा, नहीं, बस इतना ही याद है कि उसकी नाक के पास एक बड़ा सा मस्सा था। निराश होकर ब्योमकेश सर हिलाते हुए बोला, अरे वो तो जाली था, असली थोड़ी था। ठीक वैसे जैसे तुम्हारी दाढ़ी और मूछें। जो भी है, लाओ देखूं तो सही वो पत्र है क्या। तुम तब तक ये मेकअप उतार कर आओ, जाओ। जब मैं अपना भेष उतार कर वापस आया तो देखा कि ब्योमकेश का व्यवहार एकदम बदल गया है। वो उत्तेजना में दोनों हाथ पीछे किए तेज कदमों से कमरे में टहल रहा है। उसके चेहरे पर एक चमक थी। मेरा दिल उम्मीद से धड़कने लगा। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या है इस चिट्ठी में? क्या तुमने कुछ पा लिया है?
एक नियंत्रित उल्लास से ब्योमकेश ने मेरी पीठ ठोंकते हुए कहा, अजीत, एक बात बताओ, क्या तुमने हावड़ा ब्रिज को देखा है जब वो जहाज के आने पर खुलता है? मेरा दिमाग भी ठीक वैसा था। दो छोर दो तरफ से आकर मिलते हैं, लेकिन एक छोटा सकरा भाग खाली रह जाता है। मेरा दिमाग भी ठीक वैसा ही था। दो छोर दो तरफ से आकर आपस में मिलते हैं, लेकिन एक छोटा सा संकरा हिस्सा खाली रह जाता है उस छोटे से पुल के लिए। लेकिन आज वो हिस्सा भर गया है। हाँ, ये कैसे हुआ? आखिर उस चिट्ठी में है क्या? ब्योमकेश ने वो कागज मेरे हाथों में पकड़ा दिया। मैंने तब भी देखा था कि लिफाफे में उन अश्लील चित्रों के अलावा भी एक कागज था, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। अब पढ़ रहा हूं। बड़े अक्षरों में साफ तरह से लिखा गया था, तुम्हारे शरीर का कांटा कौन है, उसका नाम और पता क्या है, तुम जो चाहते हो उसे एक कागज पर साफ अक्षरों में लिख दो, कुछ भी मत छिपाना। अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। कागज को लिफाफे में सील बंद करके रविवार 10 मार्च की आधी रात को खिदिरपुर रेसकोर्स पहुंचो और रेसकोर्स से सटी सड़क पर पश्चिम की ओर चलना शुरू करो। तुम्हें दूसरी ओर से एक साइकिल सवार आता दिखाई देगा। तुम्हारी पहचान के लिए उसने धूप का चश्मा पहना होगा। जैसे ही तुम उसे देखो, अपने हाथ में लिफाफे को दिखाते हुए आगे बढ़ते जाओ। वो साइकिल सवार तुम्हारे हाथ से लिफाफा ले लेगा और फिर वक्त आने पर तुमसे संपर्क किया जाएगा। कृपया अकेले और पैदल चलकर ही आओ। अगर तुम्हारे साथ किसी और को देखा गया तो हमारा मिलना रद्द कर दिया जाएगा। सावधानी से मैंने उस चिट्ठी को 2 या 3 बार पढ़ा। इसमें शक नहीं कि यह सब बहुत ही अजीब और उतना ही रोमांचक भी था। इसीलिए मैंने पूछ लिया, लेकिन ये तो बताओ कि आखिर यह सब है क्या? मेरा मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीत मेरे भाई, तुम्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ, इतना तो है कि तुमने जो कल भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सच निकली है। मेरा मतलब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सूरदास जी को दिखाया कैसे जाए? जो सब साफ दिखाई दे रहा है वो तुम्हें दिखाई कैसे नहीं दे रहा अजीत? अचानक ब्योमकेश रुक गया। सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज थी। एक पल सुनता रहा, फिर बोला, आशु बाबू हैं, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। उसने वो कागज मेरे हाथ से ले लिया और अपनी जेब में रख लिया। जब आशु बाबू अंदर आए तब उनकी शक्ल देखने लायक थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक ही दिन में उनका चेहरा यूं बदल जाएगा। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल उलझे हुए, गालों में गड्ढे दिखाई दे रहे थे, आंखों के चारों ओर स्याह गोले। ऐसा मालूम होता था कि किसी गहरे आघात ने उन्हें सिर से पांव तक हिला दिया है। कल जब वो लगभग मौत से बचकर आए थे, तब भी मैंने उन्हें इतना हैरान परेशान नहीं देखा था। उन्होंने अपने आप को सामने की कुर्सी पर लगभग फेंकते हुए कहा, बुरी खबर है ब्योमकेश बाबू, मेरे वकील विलास मलिक लापता हो गए हैं। सहानुभूति दिखाते हुए गंभीर स्वर में ब्योमकेश बोला, मुझे मालूम था। आपको शायद ये पता चल गया होगा कि जोड़ा सांको का आपका मित्र भी उनके साथ मारा गया है। तुम्हें सब कुछ मालूम है? सब कुछ। मैं कल जोड़ा सांको गया था। वहां मैंने विलास मलिक को भी देखा। काफी दिनों से विलास बाबू और उस घर में रहने वाली महिला आपके खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए थे, और जाहिर है कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी। आपकी वसीयत लिखने के बाद विलास बाबू आपके वारिस से मिलने गए थे। शुरू में तो शायद ये बस उनकी उत्सुकता रही हो, पर बाद में तो आप समझ ही सकते हैं। वो दोनों इन तमाम सालों में सही मौके का इंतजार कर रहे थे। आशु बाबू, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब आप बहुत अच्छे हैं। एक दगाबाज औरत और धोखेबाज वकील के चंगुल से बिल्कुल आजाद हो गए हैं।
आपके जीवन को अब कोई खतरा नहीं। अब आप सड़क के बीचों बीच निर्भय होकर चल सकते हैं। आशु बाबू ने चिंतित नजरों से ब्योमकेश को घूरा और कहा, मतलब मतलब साफ है आशु बाबू। जिस शंका से आप घेरे रहते थे और बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो एक सच्चाई थी। उन दोनों ने आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा, मगर अपने हाथों से नहीं। इस शहर में एक आदमी रहता है, कोई नहीं जानता वो कौन है या कैसा दिखता है, लेकिन उसके जालिम हथियार ने अब तक बड़ी खामोशी से 5 सीधे साधे मासूम लोगों का इस धरती से सफाया कर दिया है। अगर आपकी किस्मत साथ न देती तो आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जान खो चुके होते। कई मिनटों तक आशु बाबू अपने हाथों से मुंह छिपाए ही बैठे रहे। उन्होंने एक उदास निश्वास छोड़ा और बोलना शुरू किया। मैं इस बुढ़ापे में अपने पापों की सजा भोग रहा हूं, इसीलिए मैं किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता। 38 साल तक मेरे चरित्र पर कोई दाग नहीं था, लेकिन फिर अचानक मेरा पैर फिसल गया। एक अतिशय सुंदरी को देखकर मेरा माथा घूम गया। शादी से मेरा तो कभी लगाव रहा ही नहीं, लेकिन अचानक मैं उससे शादी करने के लिए पागल हो गया। आखिर में मुझे एक दिन पता चला कि वो एक नाचने वाली की बेटी है, इसीलिए शादी तो नहीं हो सकती थी, पर मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। मैं उसे ले आया और उसके लिए किराए पर मकान ले लिया। उसके बाद आज तक यानी 12 सालों से मैं उसकी देखभाल अपनी पत्नी की तरह ही करता आ रहा हूं। आप ये जान ही गए हैं कि मैंने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम लिख दी और इस भ्रम में रहा कि वो भी मुझे पति की तरह उतना ही प्यार करती है। मुझे कभी कोई शक भी नहीं हुआ। मैं इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाया कि पाप से जन्मी स्त्री में निष्ठा या वफादारी संभव नहीं है। जो भी हो, बुढ़ापे में मिले इस सबक का लाभ मैं अब अगले जन्म में ही ले पाऊंगा। ये दोनों, क्या आपको मालूम है कि कहां गए हैं? नहीं आशु बाबू, और इस जानकारी का कोई फायदा नहीं है। आप उन दोनों के पीछे उस रास्ते पर जा भी नहीं सकते जहां उनका भाग्य उन्हें खींच ले गया है। आशु बाबू, आपका ये सामाजिक उल्लंघन हो सकता है, समाज की दृष्टि में निंदनीय भी माना जा सकता है, मगर विश्वास कीजिए, मेरी नजर में आप हमेशा सम्मानित रहेंगे। आपका दिल कीचड़ और दलदल से निकलकर सही जगह पर आ गया है और आपने अपनी ईमानदारी एक बार फिर से प्राप्त कर ली है, और यही योग्यता तो तारीफ के काबिल है। फिलहाल आपको गहरा आघात पहुंचा है, और वो कौन होगा जो इतना बड़ा धोखा खाकर भी मायूस नहीं होगा। लेकिन खैर, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इससे बढ़िया भाग्य आपका हो नहीं सकता। ब्योमकेश बाबू, उम्र में आप मुझसे छोटे हैं, पर जो दिलासा और भरोसा आपने मुझे दिया है वो मेरी उम्मीदों से कहीं ऊपर है। अपने पाप की सजा जब कोई भोगता है तो कोई भी उससे सहानुभूति नहीं रखता, इसीलिए पछतावा इतना कठिन माना जाता है। आपकी सहानुभूति और दया ने मेरे कंधों का आधा बोझ हल्का कर दिया है। इससे अधिक मैं क्या कहूं? मैं जिंदगी भर आपके इस कर्ज में दबा रहूंगा। आशु बाबू के चले जाने के बाद उनकी दुख भरी कहानी ने पूरी शाम मुझे बोझिल रखा। सोने से पहले मैंने ब्योमकेश से केवल एक सवाल पूछा, तुम्हें कब पता चला कि वो स्त्री और विकास बाबू आशु बाबू की हत्या की साजिश रच रहे हैं? ब्योमकेश ने ऊपर छत पे लगे बीमों से अपनी नजर हटाते हुए कहा, कल शाम को। तब तुमने उसे भागने से पहले पकड़ा क्यों नहीं? वो सब बेकार ही जाता, क्योंकि उनका अपराध किसी भी अदालत में साबित नहीं हो सकता था। लेकिन उन्हें पकड़ने से ग्रामोफोन पिन रहस्य के हत्यारे का तो पता लग ही जाता। ब्योमकेश ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, यदि यह संभव होता तो मैं निजी तौर पर उन्हें भाग जाने में सहायता नहीं करता। तो क्या तुमने उन्हें भागने में मदद की है? हाँ, क्योंकि आशु बाबू उनके शिकार होने से बच गए थे। फिर वो दोनों तो भागने की योजना बना ही चुके थे। मैं आज सुबह विलास बाबू के घर गया था और बातों ही बातों में मैंने उन्हें बता दिया कि मैं पहले ही बहुत कुछ जान चुका हूं।
अगर वो तुरंत नहीं भाग जाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। विलास बाबू बुद्धिमान आदमी हैं। उन्होंने देर नहीं की। शाम को ही अपनी साथी के साथ ट्रेन पकड़ ली। लेकिन उनके भागने से तुम्हें क्या फायदा हुआ? ब्योमकेश जोर की अंगड़ाई लेते हुए बोला। ज्यादा फायदा तो नहीं, अलबत्ता उनकी निकृष्ट योजना के चक्र में मैंने एक छोटा सा तार जरूर घुसा दिया है। विलास बाबू खाली हाथ तो जाने वाले हैं नहीं। वो अपने साथ अपने सभी मुवक्किलों का पैसा भी ले गए हैं। अब तक मैं समझता हूं पुलिस ने उन्हें वर्धमान में पकड़ ही लिया होगा, क्योंकि पुलिस को इसकी जानकारी पहले से ही थी। जो भी हो, वो कम से कम 2 साल की जेल से तो बच नहीं सकते। वैसे कायदे से तो उन्हें उम्र कैद होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालातों में ये संभव नहीं है। तो कम से कम 2 वर्ष की कैद तो कुछ नहीं से तो अच्छा ही है। दूसरे दिन सुबह हमारे यहाँ एक अजनबी का आगमन हुआ। मैंने चाय पीकर अखबार खोला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ब्योमकेश ने सजग होकर देखा और जोर से बोला, कौन है? कृपया अंदर आ जाइए। शालीन वस्त्रों में 30-32 साल के एक युवक ने प्रवेश किया। उसका चेहरा दाढ़ी मूंछ से साफ था और जिस अंदाज से वो अंदर आया था उससे लगता था कि वो एक एथलीट है। मुस्कुराते हुए उसने अभिवादन किया और बोला, आशा है सुबह सुबह आने से आपको कोई असुविधा नहीं हुई होगी। मेरा नाम प्रफुल्ल रॉय है और मैं बीमा एजेंट हूं। और वो कुर्सी पर बैठकर जोर से हंस दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत रहने पर प्रियदर्शी लगते हैं, किंतु हंसते ही उनका चेहरा विकृत हो जाता है। प्रफुल्ल रॉय उन्हीं लोगों में से एक था। वो शायद पान का शौकीन था, क्योंकि हंसते ही उसके दांतों में कत्थे की लाली दिखाई दे गई। मैं यही सोच रहा था कि एक अच्छा खासा चेहरा कैसे इतना बिगाड़ा जा सकता है। उसने कहा, मैं बीमा का एजेंट जरूर हूं, पर मेरे आने का कारण कुछ और है। आजकल यद्यपि हम लोगों के जाने से हमारे अपने ही मित्र संबंधी दरवाजा बंद कर लेते हैं, मैं उन्हें दोष भी नहीं देता, मगर विश्वास कीजिए, मैं इस समय बीमा एजेंट बनकर नहीं आया हूं। मैं समझता हूं प्रसिद्ध डिटेक्टिव ब्योमकेश बाबू है ना, और मैं आपके पास एक निजी मामले में राय लेने के लिए आया हूं। श्रीमान, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। ब्योमकेश के होठों पर एक उलझन की रेखा उभर आई। वो बोला, लेकिन परामर्श से पूर्व एडवांस वगैरह भी तो दिया जाता है ना जनाब। प्रफुल्ल रॉय ने तुरंत अपने बटुए से 10 रुपए का नोट निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं वो नितांत निजी तो नहीं है, लेकिन ये कहते कहते वो मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। मैं जैसे ही उठने को हुआ तो ब्योमकेश ने सधे शब्दों में कहा, ये मेरे सहयोगी और मित्र हैं। आप जो कहना चाहते हैं इनके सामने कह सकते हैं। क्यों नहीं? जरूर। चूंकि ये सहयोगी हैं तो मुझे क्या आपत्ति है। क्षमा कीजिए, याद आया, अजित बाबू है ना? मैं नहीं जानता था कि आप ब्योमकेश बाबू के मित्र भी हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं, इतने प्रसिद्ध डिटेक्टिव के साथ काम करते हैं, इतने विचित्र मामलों और अपराधों को सुलझाने में सहायता करते हैं। आपके जीवन में तो शायद ही कभी कोई पल नीरस होता हो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि बीमा एजेंट का निरर्थक जीवन त्याग कर आप जैसा ही कोई काम शुरू कर दूं। उसने जेब से पान की डिबिया निकालकर एक पान मुंह में दबा लिया। ब्योमकेश इस सारे वृतांत से बेचैन हो रहा था। उसने परेशान होते हुए कहा, मैं समझता हूं अब आप अपना केस बताएं, जिस पर आप मेरी सलाह चाहते हैं। जी सर, उसी पर आ रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बीमा एजेंट हूं और बंबई की कंपनी ज्वेल इंश्योरेंस का काम करता हूं। मैंने कंपनी को 10 से 12 लाख रुपए का फायदा पहुंचाया। इसके साथ पुरस्कार स्वरूप कंपनी ने मुझे कलकत्ता में अपने कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में भेजा है। पिछले 8 महीनों से मैं इसी शहर में स्थायी रूप से रह रहा हूं।
कुछ महीने तो मेरे कामकाज में अच्छे बीते, फिर अचानक एक समस्या पैदा हो गई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रतियोगी कंपनी का एक कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं कंपनी के छोटे मोटे कमीशन के मामले नहीं देखता, मैं केवल बड़े कमीशन के अकाउंट देखता हूं। अब हुआ यूं कि इस व्यक्ति ने मेरे बड़े ग्राहकों को चुराना शुरू कर दिया। जहां भी मैं जाता, उसके बाद ये आदमी जाकर मेरी कंपनी के बारे में झूठी शिकायतें करके मेरे ग्राहकों को मेरे हाथ से छीन लेता। धीरे धीरे, एक मिनट, बड़े कमीशनों की बीमा पॉलिसी मेरे हाथों से जाने लगी। इस तरह 4-5 महीने और बीत गए। मुझे ऊपर से काम बढ़ाने के लिए दबाव आने लगा, लेकिन इस आदमी से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझा। अगर मैं कानून का सहारा लेकर उस पर मुकदमा करता तो मेरी कंपनी की छवि खराब होती, पर मुझे किसी भी तरह खून पीने वाली इस जोंक को उखाड़ तो फेंकना ही है। कुछ महीने इसी उधेड़-बुन में बीत गए। फिर चुपके से प्रफुल्ल रॉय ने अपने बटुए से 2 चिट निकाली और छोटी चिट को ब्योमकेश की ओर बढ़ाते हुए बोला, लगभग 2 सप्ताह पहले इस विज्ञापन ने मेरा ध्यान खींचा। आपने शायद देखा ना हो, और आप देखते भी क्यों? लेकिन सर, है तो ये एक छोटा सा विज्ञापन ना, लेकिन इसे पढ़ते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। क्या मेरा केस भी शरीर में कांटे जैसा ही है? मैंने सोचा देखूं, मेरे शरीर का कांटा भी यदि ये निकाल सके तो। मैं जिस परेशानी में फंसा हूं उसमें तो कोई मुझसे जादुई ताबीज पहनने को भी कहे तो मैं पहन लूं। मैंने गर्दन तिरछी करके देखा। वो उसी शरीर में कांटे के विज्ञापन की क्लिपिंग थी। प्रफुल्ल रॉय बोलता गया, क्या आपने पढ़ा है ना अजीब? जो भी है, निर्धारित दिन यानी पिछले हफ्ते शनिवार में गया और क्रिसमस ट्री की तरह उस लैंप पोस्ट से टिककर खड़ा रहा। खड़े रहने में क्या दुर्गति हुई। खड़े खड़े मेरे पैर सो गए, पर सब बेकार गया, कोई नहीं आया। अंत में निराश होकर जब मैं चलने लगा तो एक मिनट, मुझे पता चला कि मेरे पॉकेट में एक पत्र है। पढ़कर देख लीजिए, यही है वो पत्र। ब्योमकेश ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया। मैं उठकर ब्योमकेश के पीछे कंधों के पास खड़े होकर पढ़ने लगा। ये हूबहू ठीक वैसा ही पत्र था जो मुझे भी मिला था। अपवाद बस एक ही था, इसमें मिलने की तिथि रविवार की जगह सोमवार 11 मार्च थी। प्रफुल्ल ने हमें पत्र पढ़ने का समय दिया। उसके बाद अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा, पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि यह पत्र मेरी पॉकेट में पहुंचा कैसे। फिर इसको पढ़ने के बाद मैं एक अनजान डर से ग्रस्त हो गया हूं सर। मुझे रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और इस पत्र में शुरू से आखिर तक केवल एक रहस्य ही है। लगता है जैसे इसमें कोई अशुभ उद्देश्य छुपा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी गोपनीयता क्यों? मैं नहीं जानता कि आदमी कौन है, क्या है। मैंने कभी इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, और ये मुझसे चाहता क्या है कि मैं आधी रात को सुनसान सड़क पर चलूं? क्या ये डर का कारण नहीं है? आप ही बताइए, मैं गलत कह रहा हूं क्या? उसने सीधे मुझे देखते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, ब्योमकेश बोला, कृपा करके अब ये बताएं कि किस बात के लिए आप मेरी सलाह चाहते हैं। कुछ उलझन में प्रफुल्ल बोला, यही तो पूछ रहा हूं। मैं इस पत्र के लिखने वाले को नहीं जानता, लेकिन उसका मंतव्य भरोसेमंद नहीं लगता। इसे देखते हुए क्या मेरे लिए उचित होगा कि मैं इस पत्र का उत्तर यानी कि खुद वहां चला जाऊं? मैं पिछले 2 हफ्तों से सोचता रहा हूं, लेकिन कोई हल नहीं सूझा। अब अगर मुझे करना ही है तो मेरे पास केवल 1 दिन का समय रह गया है। इसीलिए कोई रास्ता न मिलने पर मैं आपके पास मदद के लिए आया हूं। ब्योमकेश एक पल तक सोचता रहा, फिर बोला, प्रफुल्ल बाबू, मुझे खेद है कि मैं आज आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्यों ना आप ये दोनों चिटें यहां छोड़ जाएं। पहली फुर्सत में मैं आपको हल बता दूंगा। लेकिन सर, कल मैं समय नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे दफ्तर के कई काम करने हैं।
क्या आज रात तक नहीं हो सकता? अगर मैं देर रात करीब 8-9 बजे तक आ जाऊं तो क्या ये संभव हो पाएगा? ब्योमकेश ने अपना सर हिलाते हुए कहा। नहीं, आज तो मैं व्यस्त हूं। मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। ये सोचकर कि आसामी हाथ से निकल ना जाए, ब्योमकेश ने एक उड़ती हुई नजर प्रफुल्ल पर डाली और विषय बदलते हुए बोला, लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अगर आप कल दोपहर बाद 4 बजे के लगभग आ सकते हैं तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तय रहा। मैं कल आता हूं। उसने पान की डिबिया निकालकर 2 पान फिर से मुंह में दबा लिए और बोला, लीजिए, आप पान खाते हैं या नहीं? कुछ आदतें ऐसी हैं जो आदमी छोड़ नहीं पाता। खाना छोड़ सकता हूं लेकिन पान नहीं। तो फिर ठीक है, मैं कल मिलता हूं। नमस्कार। हमने उसे अभिवादन का उत्तर दिया। वो दरवाजे तक जाकर रुक गया, फिर मुड़कर बोला, अगर पुलिस को इसकी खबर कर दे तो? मैं समझता हूं कि पुलिस छानबीन करके उस आदमी के बारे में जरूर पता लगा लेगी। ब्योमकेश अचानक क्रोध में आ गया। उसने आवेश में उत्तर दिया, यदि आप पुलिस के पास जाना चाहते हैं तो मेरी सहायता की उम्मीद न रखें। मैंने पुलिस के साथ कभी काम नहीं किया है और नहीं करना चाहता हूं। लीजिए, अपने पैसे ले जाइए यहां से। उसने 10 रुपए के नोट की ओर इशारा किया जो मेज पर रखा था। अरे नहीं सर, मैं तो बस आपकी राय ले रहा था। अगर आप इतना विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, मैं जाता हूं। और प्रफुल्ल रॉय तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद ब्योमकेश ने उस नोट को उठाया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं जानता था कि कभी कभी वो क्रोध में उद्वेलित हो जाता था, किंतु थोड़ी देर का एकांत उसे शांत कर ही देता था। इसीलिए अपने मन में उठने वाले सवालों के बावजूद मैंने अनपढ़े अखबार को उठाया और उसके पन्नों में डूब गया। कुछ देर बाद ही मैंने सुना कि ब्योमकेश अपने कमरे में कुछ बोल रहा है, शायद टेलीफोन कर रहा था। मुझे कुछ अंग्रेजी वाक्य भी सुनाई दिए। टेलीफोन की बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली होगी। उसके बाद वो कमरे से निकला। वो अब पहले की तरह सामान्य और खुश दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, किससे बात कर रहे थे? तुम्हें मालूम है कि कल जब तुम एस्प्लेनेड से लौट रहे थे तब तुम्हारा पीछा किया जा रहा था? हाँ, नहीं तो क्या सच में? जी हाँ, ये शक की बात नहीं है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति की हिम्मत पर अचंभा होता है। ब्योमकेश मन ही मन हंसने लगा। मैं अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि मेरा पीछा करने में साहस की क्या बात हो सकती है। मगर कभी कभी ब्योमकेश की बातें इतनी चकराने वाली होती हैं कि उनका मतलब ढूंढने की तमाम कोशिशें बेकार हो जाती हैं। उससे पूछने का भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जब तक सही समय नहीं आएगा वो उसका उत्तर देगा ही नहीं। इसीलिए समय बेकार ना करके मैं नहाने चला गया। ब्योमकेश ने पूरी दोपहर और शाम यहां वहां बैठकर टाइम पास करते हुए काट दी। कोई काम नहीं किया। मैंने प्रफुल्ल रॉय के बारे में कुछ सवाल भी किए, लेकिन वो आंखें बंद करके आराम कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे उसने सुना ही ना हो। अंत में उसने आंखें खोलकर ऊपर देखा और उठ बैठा। प्रफुल्ल रॉय? ओह, वो आदमी जो सुबह आया था? नहीं, अभी नहीं। अभी उसके बारे में कुछ सोच नहीं पाया हूं। रात को खाने के बाद हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। जैसे ही 10:30 बजे ब्योमकेश ये कहते ही उछल पड़ा, अरे जागो, उठो सोने वालों, तैयार होने का समय आ गया है, वरना मिलन की घड़ी बीत जाएगी। है, तुम्हारा क्या मतलब है यार? कुछ भी बोलते हो। चलो, हम लोगों को शरीर में कांटे की जगह पर मिलने का सम्मान करना है, याद है ना? मुझे माफ करो यार, इतनी रात में मैं वहां अकेले नहीं जाना चाहता। तुम चाहो तो खुद चले जाओ, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन तुम्हें भी चलना होगा मेरे साथ। चलो, लेकिन क्या जाना जरूरी है?
ये शरीर में कांटे वाले मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों? इसकी जगह अगर तुमने ग्रामोफोन पिन के रहस्य पर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो अब तक कुछ गुत्थियां सुलझ गई होती। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन इस बीच एक छोटी सी उत्सुकता पूरी करने में क्या हर्ज है? ग्रामोफोन पिन कहीं भागा तो नहीं जा रहा? और प्रफुल्ल रॉय कल आएगा, उसके लिए कुछ तो जानकारी चाहिए ना? लेकिन हम दोनों के जाने से बात नहीं बनती। पत्र में जोर देकर कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति को ही जाना होगा। अरे मैंने उसका प्रबंध कर लिया है। अब कृपा करके दूसरे कमरे में चलो, ज्यादा समय नहीं है। कमरे में जाकर ब्योमकेश ने फुर्ती से मेरा मेकअप कर दिया। मैंने सामने दीवार पर लगे शीशे में देखा। मेरी पुरानी मूंछ और फ्रेंच कट दाढ़ी लौट आई थी। उसके बाद वो अपने मेकअप में लग गया। उसने अपने चेहरे को नहीं बदला, केवल अलमारी से काला सूट और काले रबर वाले सोल के जूते निकाले और पहन लिए। फिर उसने मुझे शीशे से 5-6 फीट दूर खड़ा किया और ठीक मेरे पीछे खड़े होकर बोला, क्या तुम शीशे में मुझे देख सकते हो? नहीं। ठीक है, अब आगे चलो। क्या अब देख सकते हो? नहीं, अभी नहीं। तो ठीक है, काम बन गया। अब केवल एक आइटम रह गया। वो क्या है? मैं जब ब्योमकेश के कमरे में घुसा तो 2 अंडाकार चीनी मिट्टी की प्लेटें जमीन पर रखी दिखाई दी, ठीक वैसी जिनमें रेस्तरां में मटन चाप परोसा जाता है। उसने एक प्लेट को मेरे सीने पर रखकर एक चौड़े कपड़े से कसकर बांध दिया और बोला, ध्यान रखना, ये फिसलनी नहीं चाहिए। अब इसके बाद तुम कोट पहनकर बटन लगा लोगे तो दिखाई भी नहीं देगी। पर ये सब है क्या? अरे भाई, हमें भी शस्त्रों से सुसज्जित होना है ना? मैं भी तो एक प्लेट लगा रहा हूं। ब्योमकेश ने दूसरी प्लेट अपने सूट के बास्केट के अंदर लगाई और सारे बटन बंद कर लिए। उसे प्लेट को कपड़े से बांधने की जरूरत पड़ी ही नहीं। और इस प्रकार भेस बदलकर हम लोग 11 बजे घर से निकल गए। ब्योमकेश चलने से पहले फुर्ती से अलमारी से कुछ चीजें निकालकर अपनी पॉकेट में रखता जा रहा था। उसने पूछा, अरे क्या तुमने वो पत्र रख लिया? अच्छा छोड़ो, एक सादा कागज मोड़कर लिफाफे में रख लो बस। हमें सियालदा क्रॉसिंग पर टैक्सी मिल गई। सड़कें खाली हो गई थीं। ज्यादातर दुकानें भी बंद हो गई थीं। हमारी टैक्सी चौरंगी की ओर भाग रही थी। हम लोग उस जगह पर उतर गए जहां काली घाट और खिदरपुर जाने वाली ट्राम लाइनें अलग होती हैं। टैक्सी ड्राइवर भाड़ा लेकर हॉर्न बजाते हुए चला गया। मैंने चारों ओर देखा। सड़क पर एक भी आदमी नजर नहीं आया। चारों ओर से पड़ने वाली लैंप पोस्ट की रोशनी सुनसान शहर के दृश्य को और भी भुतहा बना रही थी। मेरी घड़ी में आधी रात होने में केवल 10 मिनट बाकी थे। हम लोगों ने अपने रोल को टैक्सी में ही समझ लिया था, इसीलिए अब बातचीत की जरूरत नहीं थी। मैंने सड़क पर चलना शुरू किया। ब्योमकेश एक शांत छाया के रूप में कुछ दूरी पर मेरे पीछे चल रहा था। उसके काले कपड़े और बेआवाज रबर के जूतों ने उसकी मौजूदगी को बिल्कुल छिपा लिया था। वो अपने कदम मेरे कदमों से मिलाते हुए मुझसे 6 फीट पीछे चल रहा था, लेकिन मुझे खुद लग रहा था कि मैं अकेला ही सड़क पर चल रहा हूं। स्ट्रीट लाइटों के बीच की दूरी के कारण रोशनी मध्यम थी। अगर सड़क के इर्द गिर्द बिल्डिंग होती तो रोशनी की प्रतिछाया बढ़कर उस जगह को और अधिक प्रकाशमय बना सकती थी। इसके उलट चारों ओर के वीराने ने रोशनी की आधी ताकत को अपने में ही सोख लिया था। ऐसे हालात में कोई भी सामने से आने वाला इंसान ये कह नहीं सकता कि मैं अकेला नहीं हूं, कि मेरे पीछे एक छाया चुपचाप मेरे कदमों से साथ चल रही है। सड़क के एक ओर की ट्राम लाइनें कुछ वक्त के लिए बंद पड़ी थीं। दूसरी ओर रेसकोर्स पर लगा सफेद रेलिंग सीधे चला जा रहा था। मैंने सड़क के बीच में चलना शुरू कर दिया।
कुछ दूरी पर कहीं घड़ी में 12 बजे के घंटे बजने लगे। जैसे ही घंटों की आवाज बंद हुई, ब्योमकेश ने पीछे से दबी आवाज में कहा, अब लिफाफे को हाथ में पकड़ लो। मैं भूल ही चुका था कि ब्योमकेश मेरे पीछे चल रहा है। मैंने फुर्ती से जेब से लिफाफा निकालकर हाथ में पकड़ लिया। सड़क पर चलते हुए मुझे 7 मिनट हो गए थे और मैंने खिदिरपुर पुल की आधी दूरी पूरी कर ली थी कि मुझे दूर रोशनी की एक हल्की झलक दिखाई दी। उसे देखकर मैं सजग हो गया। मेरे कानों में फिर से वही आवाज सुनाई दी, वो आ रहा है, तैयार रहो। रोशनी की वो चमक तेज होती गई। कुछ ही पलों में यह साफ हो गया कि कोई चीज तेज रफ्तार से हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। उसका रंग हमारी तारकोल की सड़क से भी अधिक काला था। कुछ और पल बीतने पर साफ दिखने लगा कि वो एक साइकिल सवार है। मैंने चुपचाप खड़े होकर लिफाफे को हाथ में देने की मुद्रा में फैला दिया। मेरे सामने आते हुए साइकिल की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। मैं सांस रोक कर खड़ा था। वो अब केवल 25 फीट की दूरी पर रह गया था। मैंने साफ देखा, साइकिल सवार काला सूट पहने है और काला चश्मा पहने मुझ पर ही नजर जमाए हुए है। साइकिल की रफ्तार थोड़ी और कम हुई। वो सीधे मेरी ओर बढ़ रही थी। हमारे बीच की दूरी करीब 10 फुट रह गई थी कि अचानक जोर से साइकिल की घंटी बज उठी और उसी वक्त मेरे सीने में एक जोर का झटका लगा और मैं लड़खड़ा कर गिर गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे सीने पर बांधी हुई प्लेट कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गई है और इसके कुछ पलों में और कई घटनाएं घट गईं। जैसे ही मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिरा, ब्योमकेश उछलकर सामने आ गया। साइकिल सवार इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था कि मेरे पीछे भी कोई होगा। फिर भी उसने ब्योमकेश को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाया। ब्योमकेश ने उसे झपट कर साइकिल से खींचा और एक खूंखार बाघ की तरह उस पर टूट पड़ा। जब मैं मदद के लिए उठकर आया तो देखा कि ब्योमकेश उसके हाथों को पकड़े उससे जूझ रहा है। जब उसने मुझे देखा तो बोला, अजित, मेरी जेब से रेशम की रस्सी निकालकर इसके दोनों हाथों को बांधो, जल्दी और कसकर। मैंने उसकी जेब से रेशम की रस्सी निकाली और जमीन पर लेटे आदमी के दोनों हाथों को कसकर बांध दिया। ब्योमकेश बोला, हाँ, अब ठीक है अजित, तुमने इन महानुभाव को नहीं पहचाना। ये हैं हमारे दोस्त प्रफुल्ल रॉय, जो सुबह सुबह हमारे यहां आए थे। और अगर तुम पूरा जानना ही चाहते हो तो सुनो, ग्रामोफोन पिन के रहस्य के प्रणेता यही हैं। और उसने उस आदमी की आंखों से काला चश्मा हटा दिया। इन शब्दों को सुनकर मेरा क्या हाल हुआ मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन प्रफुल्ल रॉय एक विषैली हंसी के बाद बोला, ब्योमकेश बाबू, आप मेरी छाती पर से अब तो हट ही सकते हैं ना? मैं भागूंगा नहीं। ब्योमकेश ने कहा, अजित, इसकी दोनों जेबों की ठीक से तलाशी लो, उसमें कहीं कोई हथियार ना हो। उसकी एक पॉकेट में ओपेरा की एक ऐनक थी और दूसरे में पान की डिबिया। मैंने डिबिया को खोलकर देखा, उसमें 4 पान रखे हुए थे। ब्योमकेश ने जैसे ही उस पर से अपनी पकड़ छोड़ी, वो उठ बैठा और बैठे बैठे ही ब्योमकेश को एकटक देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, ब्योमकेश बाबू, तुमने बाजी मार ली, क्योंकि मैं तुम्हारी तेज बुद्धि का सही अनुमान नहीं लगा पाया और ये तुम भी भांप गए। दुश्मन की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। यह सबक सीखने में मुझे थोड़ी देर हो गई। इसका लाभ उठाने का अब समय तो रहा नहीं। उसके चेहरे पर एक हारी हुई मुस्कान तैर गई। ब्योमकेश ने अपनी जेब से पुलिस की सीटी निकाली और जोर जोर से बजाई। फिर बोला, अजित, साइकिल को उठाकर एक और कर दो।
और जरा ध्यान से, साइकिल की घंटी को हाथ मत लगाना, वो खतरनाक है। प्रफुल्ल रॉय हंसा। देख रहा हूं कि तुम सब जानते हो। गजब की बुद्धि है तुम्हारी। मुझे तुम्हारी बुद्धि से ही तो डर था, और इसीलिए मैंने आज का ये जाल बिछाया था। मैंने सोचा था कि तुम अकेले आओगे और हमारी ये मुलाकात निजी होगी, लेकिन तुमने सभी जगह मुझे मात दे दी। वाह, मैं अब तक अपने आप को अभिनय का सरताज समझता था, लेकिन तुम तो बड़े ऊंचे कलाकार निकले। आज सुबह ही तुमने मुझे बेनकाब करके मेरा दिमाग खाली कर दिया, और मैं उल्टे ही तुम्हारे जाल में फंस गया। मेरा गला सूख रहा है, क्या मुझे पानी मिलेगा? नहीं प्रफुल्ल, यहां पानी कहीं नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हें अब पुलिस स्टेशन में ही पीना होगा। प्रफुल्ल रॉय ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा। सच में कितना बेवकूफ हूं मैं। यहां पानी कहां मिलेगा? वो कुछ देर रुका और पान की डिबिया को लालच भरी निगाहों से देखकर बोला, क्या मैं एक पान खा सकता हूं? मैं जानता हूं कि पकड़े हुए अपराधी को कौन पान खिलाएगा, लेकिन कम से कम इससे मेरी प्यास तो बुझ जाएगी। ब्योमकेश ने एक बार मुझे देखा, फिर डिबिया से 2 पान निकालकर उसके मुंह में रख दिए। पान चबाते हुए प्रफुल्ल रॉय बोला, धन्यवाद। तुम चाहो तो बाकी 2 पान खा सकते हो। ब्योमकेश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो बेचैनी से चारों ओर देखकर पुलिस का इंतजार कर रहा था। थोड़ी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। प्रफुल्ल बोला, पुलिस अब आने को है, इसीलिए अब तो तुम मुझे जाने दोगे नहीं ना? मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं? तो तुमने मुझे पुलिस को सौंपने का फैसला कर ही लिया? हाँ, पक्का? हाँ, और नहीं तो क्या? ब्योमकेश बाबू, तुम शायद भूल गए कि एक तेज दिमाग का आदमी भी भूल कर सकता है। तुम मुझे पुलिस को सौंप नहीं पाओगे। और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। इतने में एक मोटरसाइकिल भड़बड़ाते हुए आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में एक अफसर कूद कर आ गया। उसने पूछा, क्या क्या हुआ? मर गया? प्रफुल्ल ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और बोला, वाह वाह, क्या बात है, आप शायद पुलिस चीफ हैं। लेकिन सर आने में देर कर दी, पकड़ नहीं पाएंगे मुझे ब्योमकेश बाबू। अच्छा होता कि आप भी पान खा लेते, हमारी यात्रा साथ साथ ही होती। अपने पीछे आप जैसा बुद्धिमान आदमी मैं छोड़ जाऊं, ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। हंसने की नाकाम कोशिशों के बावजूद प्रफुल्ल रॉय ने आंखें बंद कर ली और उसका चेहरा निष्प्राण हो गया। इसी बीच एक ट्रक लोड भरकर पुलिस दल आ पहुंचा और खुद कमिश्नर हथकड़ी लेकर आगे बढ़े। तब तक ब्योमकेश मृत आदमी की जांच करके उठ खड़ा हुआ और बोला, अब हथकड़ी की जरूरत नहीं है, अपराधी फरार हो चुका है। ताजा हवा और रोशनी से कमरे के वातावरण में एक ताजगी थी। ब्योमकेश के हाथों में साइकिल की घंटी थी, जिसे वो बड़े मनोयोग से देख रहा था। मेज पर एक खुला लिफाफा पड़ा हुआ था। ब्योमकेश घंटी के कवर को खोलकर उसके यंत्रों का मुआयना कर रहा था। कुछ देर बाद वो बोला, कमाल का दिमाग था इसका। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतना लाजवाब यंत्र कोई आविष्कार कर पाएगा। ये स्प्रिंग, इसे देख रहे हो? क्या पावर है इसमें? यही तो असली यंत्र है। इतना छोटा लेकिन इतना खतरनाक और जानलेवा। और ये देख रहे हो, ये छोटा सा छेद, यही बंदूक का काम करता था। और ये है घंटी बजाने का ट्रिगर। ये 2 काम करता था, शूट करना और घंटी बजाना। अर्थात उसको घुमाने पर वो छोटा पिन निकलकर अपने निशाने पर लगेगा और साथ साथ घंटी बजेगी।
लोग समझेंगे घंटी बजी, पर उधर गोली चली। घंटी की आवाज स्प्रिंग की आवाज को छुपा लेती थी। याद है, हमने चर्चा की थी, एक बड़ी आवाज दूसरी छोटी आवाज को छुपा सकती है, लेकिन जो दुर्गंध फैलती है वो कैसे छिपेगी? उसी दिन मुझे इस आदमी के तेज दिमाग का अंदाजा हो गया था। एक बात बताओ, तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया कि शरीर में कांटे का सरगना और ग्रामोफोन पिन का हत्यारा एक ही आदमी है? पहले मैं ये जान नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये दोनों एक होते गए। देखो, शरीर में कांटे वाला क्या कह रहा है? वो साफ कहता है कि अगर आपके सुख शांति में कोई व्यवधान है, तो वो उससे छुटकारा दिला देगा। जाहिर है, इसके बदले में उसे एक मोटी रकम भी चाहिए होगी। यद्यपि इस रकम का कहीं जिक्र नहीं किया जाता, किंतु ये भी तय है कि ये काम कोई दया, पुण्य या परोपकार की वजह से नहीं होता। और अब दूसरी ओर देखो, जितने भी लोग मारे गए वो सभी किसी के सुख में कांटा बने हुए थे। मैं मरने वाले के रिश्तेदारों पर उंगली उठाना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तथ्य को साबित नहीं किया जा सकता उसका जिक्र मैं बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन इस बात को नोट किए बिना मैं नहीं रह सकता कि जितने लोगों की हत्या हुई वो निसंतान थे, और उनकी धन संपत्ति को पाने वाला कुछ मामलों में उनका भतीजा या दामाद था। क्या आशु बाबू और उनकी रखैल स्त्री का किस्सा हमें इशारा नहीं देता कि उन दोनों का दिमाग किस दिशा में काम कर रहा था? तो ये साफ हो जाता है कि यद्यपि ये दोनों केस, शरीर में कांटा और ग्रामोफोन पिन, देखने में तो अलग अलग दिखाई देते हैं, पर दोनों एक साथ फिट बैठते हैं। जैसे गुलदस्ते के दो टुकड़े उसके गोल छेद में थोड़ी कोशिश के बाद आसानी से फिट बैठ ही जाते हैं। एक दूसरी बात जो शुरू में ही मेरे दिमाग में खटकी थी, वो थी पहले के नाम और दूसरे के काम में समानता। एक ओर शरीर में कांटे का वर्गीकृत विज्ञापन, और दूसरी ओर कांटे जैसी वस्तु के हृदय में घुसने से मरते लोग। क्या तुम्हें अब भी एहसास नहीं होता कि दोनों में समानता है? हाँ, शायद लगा हो, पर मुझे उस समय कुछ सूझा नहीं था। कोई बात नहीं, ये सब कुछ जमा करके एक साथ घटाते जाने की प्रक्रिया से बिल्कुल साफ हो जाता है। इसका एहसास मुझे आशु बाबू का केस लेने के बाद ही हो गया था। समस्या केवल अपराधी की पहचान की थी, और यहीं आकर प्रफुल्ल रॉय का तेज दिमाग सामने आ गया। उसकी चालाकी बेमिसाल थी। जिन लोगों ने हत्या के लिए पैसे दिए, वो तक जान नहीं पाए कि वो कौन है और कैसे काम करता है। उसकी तुरुप चाल ही यही थी कि वो कैसे अपने को पर्दे में छुपाए रखे। मैं नहीं जानता था कि मैं कभी उसका पता लगा भी सकता था या नहीं, जब तक कि वो खुद चलकर मेरे घर में नहीं आया। देखो, इसे ऐसे समझो, जब तुम उसके आमंत्रण पर लैंप पोस्ट पर खड़े हुए थे, तो तुम्हारे आचरण से उसे कुछ शक तो जरूर हुआ होगा। फिर भी उसने जुआ खेला और वो पत्र तुम्हारी जेब में पहुंचाया, और अपना शक मिटाने के उद्देश्य से तुम्हारा पीछा भी किया। लेकिन जब तुम आधे कलकत्ता का चक्कर लगाकर घर में घुसे, तो वो जान गया कि तुम मेरे ही दूत हो। वो पहले ही जान गया था कि आशु बाबू का केस मेरे हाथ में आ गया है, इसीलिए उसे पूरा भरोसा हो गया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसकी जगह कोई और होता तो वो अपनी योजना छोड़कर भाग खड़ा होता, लेकिन प्रफुल्ल रॉय अपने जिद्दी स्वभाव के कारण मेरे पास आया, ताकि वो पता कर सके कि मैं जितना कुछ जानता हूं और शरीर में कांटे के केस में क्या करना चाहता हूं। ये करके वो कोई जोखिम नहीं उठा रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये पता करना असंभव था कि शरीर में कांटे के और ग्रामोफोन पिन दोनों रहस्यों का प्रणेता वही है। और अगर मैं ये जान भी लेता, तो मैं किसी भी सूरत में उसे अपराधी नहीं ठहरा पाता। लेकिन उसने यहां एक भूल कर दी। वो क्या है? वो ये कल्पना नहीं कर पाया कि मैं सुबह उस दिन उसका ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं ये जान गया था कि इस सब की जानकारी लेने के लिए वो मेरे पास जरूर आएगा। तुम जान गए थे, तो तुमने उसे पकड़वाया क्यों नहीं? अब देखो अजीत बाबू, कर दी ना बॉडम वाली बात।
अजित, यदि उस समय मैं उसे पकड़वा देता तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती ना, क्योंकि मेरे पास ऐसा क्या कोई सबूत था जिसके बल पर मैं उसे हत्या का अपराधी ठहराता। मेरे पास उसे पकड़ने का एक ही रास्ता था कि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूं, और मैंने यही किया। जरा सोचो तो, हम लोग सीने पर प्लेट बांधकर रात में क्या करने गए थे। जो भी हो, मुझसे बात करके प्रफुल्ल जान गया कि मुझे सब कुछ पता लग चुका है। वो केवल ये नहीं जान पाया कि मैंने उसके दिमाग को पढ़ लिया है। उसने फैसला कर लिया कि मुझे अब जिंदा छोड़ना उसके लिए खतरनाक है, और इसीलिए उसने मुझे उस रात रेस कोर्स की सड़क पर चलने के लिए आमंत्रित किया। वो जान गया था मैंने उस दिन तुम्हें भेजकर उसे गच्चा दिया था, इसीलिए इस बार मैं खुद ही जाऊंगा। तो भी एक बात को लेकर उसके मन में अब भी संशय था कि मैं अगर अपने साथ पुलिस ले जाऊं तो। इसीलिए जाते जाते उसने पुलिस के बारे में पूछा था, पर जब उसने देखा कि पुलिस की बात को लेकर मुझे गुस्सा आ गया, तब उसे इत्मीनान हुआ कि पुलिस नहीं आएगी, और मन ही मन उसने मुझे मरा मान लिया। बेचारा एक छोटी सी चूक में फंस गया। इसका अफसोस उसने मरते समय भी बयान किया, और माना कि उसे मेरी बुद्धि को कम नहीं आंकना चाहिए था। एक अंतराल के बाद ब्योमकेश बोला, क्या तुम्हें याद है जब आशु बाबू पहली बार यहां आए थे, तब मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने अपने सीने में झटका लगने के बाद क्या कोई आवाज सुनी थी। उन्होंने कहा था साइकिल की घंटी। उस समय मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यही एक बड़ी पहेली थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन जब मैंने शरीर में कांटे का पत्र पढ़ा तो मुझे तुरंत उसका हल मिल गया। तुम्हारे सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि मुझे पत्र में केवल एक ही शब्द मिला है, वो है बाइसिकल। ओह, आश्चर्य होता है मैंने साइकिल पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। दरअसल आज जब मैं सोचता हूं तो मुझे साइकिल के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि इतनी आसानी से निशंक हत्या का कोई अन्य उपाय संभव ही नहीं है। आप सड़क पर चल रहे हैं, एक साइकिल सवार सामने से आता है, वो आपको एक ओर हटने के लिए घंटी बजाता है और चला जाता है। आप सड़क पर गिर जाते हैं और या कहो मर जाते हैं। कोई भी इंसान साइकिल सवार पर शक नहीं करता, क्योंकि उसके दोनों हाथ तो साइकिल के हैंडल को पकड़े थे। वो हत्या कर कैसे सकता है। इसीलिए कोई उसे दूसरी बार देखता भी नहीं कि वो कहां गया। केवल एक बार, अगर तुम्हें याद हो, पुलिस ने अपनी चौकसी दिखाई थी। पिछले शिकार केदार नंदी की मृत्यु पुलिस मुख्यालय के सामने लाल बाजार क्रॉसिंग पर हुई थी। जैसे ही वो सड़क पर गिरकर मरे, पुलिस ने सभी ट्रैफिक जाम कर दिया और घटना स्थल पर मौजूद सभी लोगों की जांच और तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को कुछ मिला ही नहीं। मैं समझता हूं प्रफुल्ल भी वहां भीड़ में मौजूद होगा और उसकी भी तलाशी ली गई होगी। उसने मन ही मन ठाका भी लगाया होगा, क्योंकि पुलिस के किसी सिपाही के दिमाग में साइकिल की घंटी को जांचने का सवाल उठा ही नहीं होगा। इतना कहकर ब्योमकेश घंटी को हाथ में लेकर बड़े चाव से निहारने लगा। इतने में हवा का एक झोंका आया और मेज पर रखा लिफाफा उड़कर मेरे पांव के पास गिर गया। मैंने उसे उठाकर मेज पर रखते हुए कहा, तो अब पुलिस कमिश्नर महोदय का क्या कहना है? काफी कुछ कहा है। पहले तो उन्होंने पुलिस और सरकार की ओर से धन्यवाद दिया है, और बाद में प्रफुल्ल की आत्महत्या पर शोक प्रकट किया है। यद्यपि उन्हें तो खुशी ही होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे सरकार का सारा पैसा और मेहनत बच गए। जरा सोचो, उस पर मुकदमा चलाने और फांसी चढ़ाने में कितनी मेहनत, कितना पैसा खर्च हो जाता। जो भी हो, एक बात पक्की हो गई है कि जल्दी ही सरकार की ओर से मुझे पुरस्कार तो मिलेगा ही। कमिश्नर साहब ने कहा है कि उन्होंने मेरे पिटीशन को तुरंत कार्रवाई करके अनुमोदित करने की सारी व्यवस्था कर ली है। प्रफुल्ल रॉय की लाश की पहचान अभी हो नहीं पाई है। ज्यूल इंश्योरेंस के कर्मचारियों ने लाश देखकर इनकार कर दिया कि यह व्यक्ति प्रफुल्ल रॉय है।
उनका प्रफुल्ल रॉय तो इस समय काम के सिलसिले में जैसोर गया हुआ है। तो ये साफ है कि हत्यारा प्रफुल्ल रॉय का नाम प्रयोग में लाता रहा। उसका असली नाम क्या है ये अभी पता नहीं चला। खैर, मेरे लिए तो यही प्रफुल्ल रॉय है। और अंत में कमिश्नर ने एक दुख का समाचार भी दिया है। ये घंटी मुझे पुलिस को देनी होगी, क्योंकि अब ये सरकार की संपत्ति हो गई है। वाह, मुझे तो लगता है तुम इस घंटी के दीवाने हो गए हो। तुम देना नहीं चाहते ना इसे, यही बात है ना? हाँ, सही है। अगर सरकार मुझे 2000 के पुरस्कार के बदले में ये घंटी दे दे तो मुझे खुशी होगी। लेकिन फिर भी मेरे पास प्रफुल्ल रॉय की एक यादगार है। वो क्या? भूल गए ना? वो 10 रुपए का नोट। मैं उसे जड़वाऊंगा। ये 10 रुपए मेरे लिए अब 1000 रुपए से भी ज्यादा है। ब्योमकेश ने जाकर घंटी को अपनी अलमारी में रखा और ताला लगा दिया। वो जब वापस आया तो मैंने पूछा, ब्योमकेश, अब तो बताओ और बिल्कुल सच सच बताना, क्या तुम जानते थे कि पान में जहर था? ब्योमकेश कुछ पलों तक चुप रहा, फिर बोला, देखो, जानकारी और अज्ञान के बीच का कुछ भाग अनिश्चय का होता है। इसे हम संभावना का क्षेत्र कह सकते हैं। क्या समझते हो? क्या यह उचित होता यदि प्रफुल्ल रॉय की मौत एक साधारण अपराधी की तरह होती? मैं नहीं समझता। इसके ठीक उलट उसका अंत बहुत ही मौजू था। उसने ये दिखा दिया कि हाथ पैर बांधे एक अपराधी के रूप में भी उसने कितने सहज रूप से मृत्यु का वरण किया। क्या वो कम कलाकार था? मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि एक सत्यान्वेषी के मन में अपने अपराधी के लिए कब और कहां प्रशंसा और सहानुभूति पैदा होती है, इस दुर्गम मार्ग की कल्पना करना मेरे लिए आसान नहीं था। पोस्टमैन! आवाज सुनते ही हम दोनों ने उत्सुकता से आगंतुक को देखा। ब्योमकेश के नाम एक रजिस्टर्ड पत्र था। उसने पत्र खोला। उसके हाथ में एक रंगीन शीट दिखाई दी, जिसे उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने देखा, आशु बाबू की ओर से भेजा गया 1000 रुपए का चेक था।